मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट 2 डेज हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, कारण था कि रोज़ सुबह में बड़ी तेज़ बारिश आ जा रहा था, जिस कारण से क्लास नहीं चल पाया। चलिए, उस 2 दिन का भरपाया हम लोग करेंगे अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। कुछ प्रयास करते हैं आज करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे। देखिए, अब बारिश वारिश होगा ना, तब बारिश होने पर ही वीडियो बनेगा, बोर्ड पे नहीं, कॉपी कलम पे। कोई बनेगा कलम से लिखेंगे और उसी को रिकॉर्ड करके डाल देंगे आपको। आइए, आज हम लोग का टॉपिक होगा नर्मलता। कौन सा वो 8वां है ना? चलिए, 8वां नर्मलता, जिसे सामान्यतः भी कहा जाता है। इंग्लिश होता है इसका नॉर्मलिटी। चलो, नॉर्मलता आपको आसानी से समझ में आने वाला टर्म नहीं है। आप यदि इसको आसान बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक पे ध्यान देना होगा, जिसे बोलते हैं हम लोग तुल्यांकी भार, जिसका इंग्लिश होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बाबू, ये इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, ठीक ना? डेट क्वेश्चन से नहीं पूछा जाता है। फिर मैं बता देता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ संयुक्त होता है या संयोग करता है। उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। डेफिनेशन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है चीज, पहले समझने का प्रयास कीजिए क्या है। किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, इसे आप 1 ग्राम भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ संयोग करता है, उस तत्व का मोलर नहीं, तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, तो तुल्यांकी भार बोलो या तुल्यांकी द्रव्यमान बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इसे सूचित किया जाता है बस। देखिए, हाँ, देखिए, वही तो ऑक्सीजन का आपके दिमाग में आया कि सर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, आपने लिखा है यहाँ 8 ग्राम। बस बस बस, यही तो मुझे समझाना है, यही समझाना है कि तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है। कि तुल्यांकी भार जो होता है ना, किसी तत्व के प्रति संयोजकता के साथ दूसरे तत्व का प्रति संयोजकता कैसे कंबाइंड होगा, वही उसका तुल्यांकी भार का, ठीक ना? तुल्यांकी भार में क्या होता है, किसी तत्व के प्रति संयोजकता यानी एक संयोजकता के साथ
तो देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन पे 2 ग्रीनहाउस होता है, तो भाई 2 ग्रीनहाउस हुआ यानी कि वहां संयोजकता माइनस तो हो गई, तो उसके एक संयोजकता की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, बात समझ में आई। हर जगह हाइड्रोजन में तो चूंकि +1 होता है इसलिए जीव का तो लिख दिए, क्लोरीन में जीव का तो लिख दिया मैंने क्योंकि -1 होता है, बात समझ में आई। तो अब देखिए तब यहाँ से भाई क्या निकल गया हम लोग का फॉर्मूला कि बोल देंगे यहाँ से कि तुल्यांकी भार बराबर, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि सर हम लिखेंगे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ओके, उस पदार्थ का कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ओके, कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बताइए मोलर द्रव्यमान कहने का मतलब हुआ कि 1 मोल का द्रव्यमान। आप यहाँ बोल सकते हैं कि उस पदार्थ का शुद्ध द्रव्यमान भी, शुद्ध द्रव्यमान को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, अब बटा में हम कर देंगे क्या, n। जनरली विद्यार्थी इस n को n फैक्टर कहा जाता है, ठीक ना, कि मुझे n फैक्टर से डिवाइड करना है। अब विद्यार्थी जहाँ n बराबर क्या है, तो जहाँ n बराबर है, यदि यह कोई तत्व का हम लोग निकालने वाले हैं तुल्यांकी भार, तो बोलेंगे कि तत्व की संयोजकता n बराबर क्या होगा, तत्व की संयोजकता। यदि हम किसी आयन का निकाल रहे हैं तो उस आयन के ऊपर उपस्थित आवेश। ओके, उसके बाद विद्यार्थी यदि आप किसी क्षार की निकालने वाले हैं तो उसकी अम्लीयता, यदि किसी अम्ल की निकालने वाली है तो उसकी क्षारकता। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा लोग। जब किसी क्षार की निकालना हो तो उसकी अम्लीयता होती है n, और यदि किसी अम्ल की निकालना हो तो उसकी क्षारकता होती है n, ठीक ना। और यहाँ पे या फिर हो सकता है सक्रिय धातु की संख्या गुने उसकी संयोजकता, ये होती है विद्यार्थी n का वैल्यू। ओके, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया कि आप Na2CO3 का तुल्यांकी भार बताइए। तुल्यांकी भार बताएं तो आप क्या करेंगे कि Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान ले लेंगे और उसमें किससे भाग लगाएंगे, n से। तो मैंने पहले ही बोला कि यदि तत्व है तो n बराबर क्या होगा, यदि यह आयन है तो बाबू n बराबर क्या होगा, यदि यह एक अम्ल है तो बाबू अम्ल है तो n बराबर होगा उसकी क्षारीयता, और यदि यह एक क्षार है तो उसके होगा, बट ये ना तो अम्ल है, ना क्षार है, ना तत्व है, ना आयन है। दैट मीन कि यह विद्यार्थी एक लवण है, और जब लवण होगा तो कौन सा केस, सक्रिय धातु की संख्या गुना उसकी। तो बताओ बाबू, यहाँ से मैं लिख दूं Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार तो बराबर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो सीधा बात है 2 इंटू सोडियम का द्रव्यमान प्लस 1 इंटू कार्बन का द्रव्यमान प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब बट्टा बताओ बाबू, इस बार n का वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि यह एक लवण है, लवण के लिए होता है सक्रिय धातु की संख्या गुना उसकी संयोजकता। तो बताओ बाबू यहाँ पे सक्रिय धातु का एगो है, सोडियम का एगो है। अब बताओ सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तो आपको पता है कि सर +1 होता है बहादुर। अब बताइए तो 23 दूना 46 और 12 58 हो ना, और 16 48। ओके बाबू, तो बताओ जी 58 और 48 106। अब बताओ ऊपर हो गया 106 बट्टा 2 यानी कितना आ गया, 53। तो ये हो गया Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 53 हो गया। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो बोल देंगे 53 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट, 53 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट, ये लिख देता हूं मैं। कोई दिक्कत, और दिक्कत है ऐसे ऐसे
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई क्यू भी इक्विवेलेंट। अब तो चलेगा। चलिए, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। मैं क्या करता हूँ कि हर के लिए अलग अलग फार्मूला एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि तुल्यांकी भार अपन आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अभी यहीं पे वीडियो को रोक करके और सबसे पहले आप तुल्यांकी भार का डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसका एग्जाम्पल लिख लेना। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए फटाक से। चलेगा, ये आप लिख लिए होंगे। अब एक काम करते हैं, हम हर एक एक के लिए फॉर्मूला अलग से निकाल देते हैं और सबका एग्जाम्पल भी देते चलते हैं कि ये जो तुल्यांकी भार वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरा क्लियर हो जाए। वरना विद्यार्थियों को लगता है सबसे टेढ़ा ये चीज, क्योंकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में एकाएक ही नया टर्म आ जाता है नॉर्मलिटी, जबकि उसके लिए वो आवश्यक टर्म तुल्यांकी भार 11वीं क्लास का टॉपिक है। बाबू आइए हम तुल्यांकी भार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला केस हम बना लेते हैं इसको कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार। तो बताओ बाबू, किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम बोलेंगे कि उस तत्व का मोलर द्रव्यमान बटा उस तत्व की संयोजकता। और यदि मैं संयोजकता को मोड में कर लूँ तो अति उत्तम। क्यों भाई? क्योंकि तत्व में अधातु भी तो हो सकते हैं जिनका ऋणात्मक संयोजकता हो सकता है, तो उनको भी मोड में लेकर पॉजिटिव बना लेंगे हम लोग। चलिए निरपेक्ष वैल्यू ले लेंगे। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं बहादुर। जैसे मान लो कि कैल्शियम का संयोजकता कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं। बाबू क्या है अभिषेक, रुद्र दी चुप देखो। कैल्शियम का तुल्यांकी भार बताओ। कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 40 ग्राम प्रति मोल होगा। और कैल्शियम का संयोजकता होता है ना बाबू +2, तो +2 को मोडलस में रखे 2 ही ना मिलेगा जी। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? तो ये हो गया 20 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। ओके, इतना हो गया। यदि इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं किसी अन्य तत्व का तुल्यांकी भार, जैसे ऑक्सीजन का ही तुल्यांकी भार, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बताओ बाबू। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? अब बटा ऑक्सीजन का संयोजकता -2 ना बाबू, तो मोड में कर लिए इसको तो प्लस में आ जाएगा ना, तो इसको आप मन में ही डिवाइड कर लीजिए। तो विद्यार्थी 8 आ गया, तो ये 8 ग्राम प्रति इक्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बताइए तत्व के केस में संयोजकता क्या होता है? संयोजकता यानी n बराबर क्या होता है उसकी? संयोजकता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लेंगे। तो ये विद्यार्थी किसी तत्व के लिए नोट कर लेंगे आप वीडियो रोक करके। हो गया, आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए। तो रोक लीजिए वीडियो और जल्दी से कर लीजिए क्लियर। चलिए लिख लिए होंगे। अगला, अब बताओ विद्यार्थी तत्व का तुल्यांकी भार हो गया। इसी तरीके से बाबू संयोजकता के लिए कोई केस उत्पन्न होना चाहिए। संयोजकता आप लोग को पता होना चाहिए, 11th में भी पढ़े हैं आप लोग, और 9th 10th में भी आपको पता होगा कि भाई किस तत्व का संयोजकता कितना होता है। और कुछ नहीं तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से बोल सकते हैं। आइए अब एक छोटा सा आगे हो गया दूसरा वाला कि भाई आयन का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम सब क्या करेंगे जी? तो देखिए आयन का तुल्यांकी भार बराबर होगा उस आयन का मोलर द्रव्यमान, आयन का मोलर द्रव्यमान बटा उस पे आवेश मॉड में। ओके बाबू, देखिए ध्यान से। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बाबू, तो मैं आपसे पूछूं कि Al3+ का तुल्यांकी भार बताइए। तो बताओ बाबू Al3+ का तुल्यांकी भार बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 27। और एक यहाँ पे कितना है जिसका समता आवेश इसमें कितना है? +3। तो ये जो +3 आवेश से 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बाबू? बोलो जल्दी। 9 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। और बताओ विद्यार्थी यदि मैं यहाँ पे ले लूँ SO4 माइनस का तुल्यांकी भार,
विद्यार्थी खुश हो जाएगा कि नया टर्म मिला तुल्यांकी भार, लेकिन उसको सही ढंग से एक्सप्लेन किया गया। तो तुल्यांकी भार बताओ विद्यार्थी इस बार कितना होगा? तो SO4 माइनस माइनस का तुल्यांक भार निकालना है, तो यहाँ SO4 का द्रव्यमान निकालेंगे। तो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का सोचो का 64 और 32 96, तो ये हो गया 96 बटा। बताओ अब इसके ऊपर कितना वैसे 2 गो तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे मॉड में लेकर के, कितना आ गया बाबू? 48 ग्राम प्रति। तो विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ कि आप किसी आयन का भी तुल्यांकी भार दिया जाए या किसी मूलक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए दिया जाए तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाक से नोट कर लीजिए, वीडियो रख दीजिए अपना। हो गया। तो ये भी आप लिख लिए होंगे। आइए अब बताओ विद्यार्थी, हम लोग देख रहे हैं बार बार यहाँ पे कि जो तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटा n। तो जब हम लोग तत्व की बात किए तो n का मतलब समझता हो गया, जब आयन की बात या मूलक की बात किए तो ये आवेश हो गया। अब हम लोग अम्लीयता और क्षारकता की बात भी कर लेते हैं जल्दी से, कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि मजा आ जाए, आपको लगे कि भाई भले ही नया टॉपिक था लेकिन हम लोगों ने इसको बड़ी बढ़िया से देखा, हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए। आज तुल्यांकी भार का बुखार हट जाएगा। आइए बताओ विद्यार्थी, नेक्स्ट जो है वो है क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होगा उस क्षार का मोलर द्रव्यमान। क्षार का हाँ दिक्कत है तो मैं लिख सकता हूँ वैसे, ओके। क्षार का मोलर द्रव्यमान बटा उसकी उसकी अम्लीयता। देख बाबू समझिए पहले ध्यान से, इधर मैं यहाँ क्या करता हूँ कि कुछ क्षार ले लेता हूँ और इसकी अम्लीयता बताता हूँ। बाबू किसी क्षार की अम्लीयता क्या होती है? किसी क्षार में उपस्थित OH माइनस आयनों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? OH माइनस आयनों की संख्या उसकी अम्लीयता कहलाती है। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि बोलो विद्यार्थी NaOH में OH माइनस का ठो है बाबू? एक ठो है, तो उसकी अम्लीयता कितनी होगी? अब मैं आपसे पूछूं कि बोलो बाबू CaOH होल ट्वाइस की अम्लीयता कितनी होगी? तो डेफिनेटली इसमें OH समूह आपको कैगो दिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कितना बोलेंगे? यदि सिमिलरली मैं पूछूं AlOH होल थराइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी अम्लीयता कितनी? तो अब उम्मीद करता हूँ कि अम्लीयता में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रहेगा। तो अब बताओ कि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि किसी एक का ले लेता हूँ, लेट सपोज AlOH होल थ्राइस का तुल्यांकी भार निकालना चाहता हूँ। ओके बाबू एग्जाम्पल ले लीजिए इतना तुल्यांकी भार। अरे एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। चलिए AlOH होल थ्राइस का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो इस AlOH का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर में। बताओ तो एल्युमिनियम का एगो है, तो 1 गुनी एल्युमिनियम का द्रव्यमान प्लस बताओ 3 इंटू OH का लिख देता हूँ मैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 17 होता है, तो डायरेक्ट 17 लिख देता हूँ मैं। अब बट्टा बताओ इसकी अम्लीयता कितनी? तो ये रहा 27 प्लस 17 दिया बट्टा, बताओ कितना हो जाएगा? 78 बाई। अब बोल लो कटने वाला है कितना बोल में? ओए हो गया बाबू 26 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करूं कि क्या आपको क्षार का भी तुल्यांकी भार समझ में आ गया। तो क्षार के केस में नॉर्मल फैक्टर n बराबर क्या होता है उसकी, और किसी क्षार की अम्लीयता क्या होती है? तो किसी क्षार में उपस्थित OH माइनस आयनों की संख्या, ओके। या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी क्षार में उपस्थित विस्थापन युक्त OH माइनस आयनों की संख्या, यानी कि वह क्षार यदि जल में घुल जाए तो उतना OH माइनस आयन मुक्त कर सके, जितने OH माइनस आयन मुक्त कर सकता है वही उसकी क्या होगी? क्या होगी? अम्लीयता। किसकी? क्षार की अम्लीयता और अम्ल की क्षारीयता। अभी बात करते हैं क्षारीयता या क्षारकता बोल सकते हैं,
ओके, राइट एंड फास्ट। वीडियो रोक दीजिए और फट दली लीजिए। लो, हो गया। हरकत पे लिया कि बारी अपलोड कर लिए। अब एक काम करते हैं, हम लोग अम्ल की बात कर लेते हैं और लवण की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप अम्ल पे ध्यान दीजिएगा। अम्ल वाला केस ज़्यादातर मिलते रहता है और वहाँ पे कुछ विद्यार्थी लोग फंसते हैं। क्या होते हैं? फंसते हैं। क्यों फंसते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। आइए, यहाँ मैं बोल देता हूँ किसी अम्ल का तुल्यांक के भार बराबर। सीधा सा बात है, उस अम्ल का मोलर द्रव्यमान बट्टा उस अम्ल की क्या क्षारीयता या क्षारकता। ओके बाबू, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इधर ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल ध्यान दीजिएगा इस पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अम्ल ले लेते हैं और यहाँ पे उसकी क्षारकता की चर्चा करते हैं। बाबू, किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो उस अम्ल में विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है? याद रखिएगा, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है? यस, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ओके, वीडियो चलता ना, क्षारकता कहलाती है। जैसे बाबू, मैं आपसे पूछूं कि ये HCl है, HCl में विस्थापन जो H+ आयन कई गो है? एक ठो है। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी क्षारकता कितनी है? मैं पूछूं यहाँ पे कि बुआ बताओ कि ये जो है अपना HNO3 नाइट्रिक एसिड, इस नाइट्रिक एसिड में विस्थापन जो H+ आयन की संख्या कई गो है? बोलो, एक है। तो आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं कि सर इसकी क्षारकता कितनी होगी। अब मैं आपसे पूछूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या कई गो है? दो गो है। और दो होने के कारण इसकी क्षारकता कितनी होगी? और इस कारण से इसको डाइप्रोटिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डाइप्रोटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? डाइप्रोटिक अम्ल। बाबू बताओ, ये चलता रहा ऐसे। अब मैं आप लोग से पूछूं कि H3PO, ओके, H3PO में विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या कई गो है? H3PO2, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, H3PO4। ओके, बताओ विद्यार्थी, ये रहा इसके, ये कुछ एग्जांपल दिया मैंने। अब इन लोगों का हम लोग को क्षारकता लिखना है। बताइए तो विद्यार्थी, H3PO का क्षारकता कितना बोलिएगा? 3। क्यों? 3 गो H देकर, यही तो धोखा होने वाला है। इन सबकी क्षारकता को आप उनके स्ट्रक्चर से निर्धारित करोगे। इन लोगों की भी हमें पता था कि आप इधर H की संख्या गिन करके बोल रहे थे, इस कारण से मैंने यहाँ पे ला दिया आपको। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। इधर में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूं। इन लोकेशन जितना फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल है, फास्फोरस की ये ऑक्सी अम्ल है, इनके लिए ट्रिक याद रखेंगे आप सब यही कि जितना ऑक्सीजन है इसमें उससे एक कम उसकी क्षारकता होगी। ट्रिक क्या सिखा मैंने? जितना ओके, बताओ इसमें ऑक्सीजन का है तो उसे कम करो। बोलो बाबू, इसमें 2 है ना, तो एक कम बोलो। इसमें बोलो, ठीक बा। लेकिन ये तो ठीक रहा। कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? कॉन्सेप्ट है इसका स्ट्रक्चर। देखिए H3, यहाँ मैं लेता हूँ H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो ये रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा और यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, ये रहा इनका स्ट्रक्चर। वो आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है?
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इस बंधन के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। अरे वो बंधन जो इलेक्ट्रॉन है ना, खींचेगा, तो इसके ऊपर ऋण और इसके ऊपर, फिर यहाँ भी यही गतिविधि, यहाँ पे ऋण और यहाँ, फिर यहाँ धन और यहाँ, ये गतिविधि चलता रहेगा ना वो। अब बताओ, यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है, तो इसमें विस्थापन जो H+ आयन कई गो है? 3 गो है। यदि मैं इसके स्थान पे जस्ट ऊपर वाले को ले लूं, तो H3PO3, आप लोग तो हाइड्रोजन की संख्या देख करके 3 बोल दे रहे थे, लेकिन यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो पता चलेगा विद्यार्थी कि बताओ यहाँ पे बोलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है? ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ ऋण यहाँ धन, फिर विद्यार्थी वही बात, यहाँ ऋण और यहाँ धन, लेकिन हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना अंतर नहीं होता है जिससे वो यहाँ पे हाईली पोलरिटी क्रिएट कर दे, जिस कारण से बताओ अब इस बार विस्थापन जो H+ आयन कई गो मिला? 2 गो मिला। बोलिए, तो इस बार इसमें विस्थापन जो H+ आयन 2 मिलने के कारण इसकी क्षारकता कितनी होगी? मिलेगा ना, कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो अब बताइए, अब आपको समझ में आ गया कि हर बार एक ऑक्सीजन किसके साथ बंधेज हो जा रहा है? तो एक ऑक्सीजन तो उधर हो गया, बाकी जो ऑक्सीजन बचा उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तभी ना जाके ऐसे आपका ये जो बेसिसिटी है वो क्लियर होगी, क्षारकता क्लियर होगी। तब मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया था वो तो समझ में आ गया कि हर बार एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, उसके बाद जो बचेगा उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वही जो होगा विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या होगी, और उन्हीं विस्थापन जो H+ आयनों की संख्या को देख करके हम क्या बोल देते हैं उसकी क्षारकता। तब मैं पूछूं कि बताओ H3PO3 डाइप्रोटिक है कि ट्राइप्रोटिक? डाइप्रोटिक, यानी 2 को प्रोटॉन देने वाला है, 2 को H+ आयन दे सकता है, यानी उसकी क्षारकता 2 है। यस है ना बाबू? इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरसम, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिकम। फास्फोरस तो अंतर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस अम्ल की क्षारकता वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इधर तक तो कोई लोचा नहीं था, ये तो चुपचाप आप हाइड्रोजन गिन के बोलते रहे थे, आया प्रॉब्लम दिया इधर, ठीक है ना। चलिए, अब बताओ विद्यार्थी, मैं पूछूं कि अम्ल के तुल्यांकी भार निकालने में n फैक्टर क्या होगा, यानी n बराबर क्या होता है? अम्ल की तुल्यांकी भार निकालने में n बराबर होता है कि बाबू, इसके अलावा मान लीजिए वहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं बोल दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल का H2C2O4 का, तो उसकी क्षारकता कितनी होगी? हाइड्रोजन का 3 होगा। हे नौ ध्यान देखो बा। अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करम तो दंड तल बुझा दीजिए। यस सर, विस्थापन जो OH- आयन कई गो चला, अब समझ में आ गया, ये खींचेगा, यहाँ ऋण यहाँ धन, ये ऋण ये धन। अब बाबू ये ब्रेक होगा, H+ आयन मुक्त होगा, 2 गो मुक्त होगा, इसलिए क्षारकता कितनी हो गई? यानी ये भी एक डाइप्रोटिक अम्ल है, डाइप्रोटिक कार्बनिक अम्ल है। ओके, पढ़ो। चलिए एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं है यार, केमिस्ट्री बहुत आसान है, खाली लॉकडाउन बर्बाद कर रहा है हम लोग को। कार्बोक्सिलिक समूह वाले अम्लों का क्या देता है? हाँ, तो जितना भी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है ना, जनरली सबका के सब में OH समूह एगो रहता है ना, तो वहाँ पे कितना होगा उसका? 1 हो जाएगा। लेकिन उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का ये ऑक्जेलिक अम्ल भी है, उसमें दोनों तरफ OH था, तो 2 गो मिल गया हम लोग को। उसी तरह से टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, तो सब में अलग अलग हो जाएगा संख्या। आइए, तो ये हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल देंगे ऐसे। अब तो खूब आराम से मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू, पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का इक्विवेलेंट, बाबू चलिएगा, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, तो बताओ बाबू उस अम्ल का द्रव्यमान H2SO4 होगा ना सूत्र बाबू, तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा? 98। अरे मर्द लोग, H2SO4 का द्रव्यमान निकलवा लो, 2 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 1 गुने सल्फर का द्रव्यमान, 32 + 4 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान।
तो 16 चौका 64, अब 32 96 और 2 बोलते नहीं खालो 98। अब बताओ बाबू इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे आप? तो कितना हो जाएगा? वाह रे वाह विद्यार्थी, हो गया ना? तो ये हो गया 49 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैं इसी तरीके से पूछूं आपसे कि H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? बताइए। H3PO4 का क्या निकालेंगे आप? मोलर द्रव्यमान। इसे बताइए तो 3 गुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस पी एगो है ना, 1 गुने फास्फोरस का द्रव्यमान प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान बट्टा में कितना बहादुर? इसकी क्षारकता कितनी बताओ? 3 एकम और यहाँ सोचो का 64 और ये है 31, 64 और 31 मिलाएंगे तो 95 और 3 98/3 है ना। अब ये कटने वाला नहीं है, यहीं पे छोड़ देते हैं, जो दशमलव बोल देंगे। इतना ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको अम्ल का भी तुल्यांकी भार समझ में आ जाएगा? लेकिन उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहीं आपको इधर उलझा ना दे। ओके बाबू, वीडियो को रोक करके सावधानी पूर्वक नोट कीजिए कि अंतिम केस में का बताऊं मैं। हो गया? चलिए, अब ये अम्ल का तुल्यांकी भार भी हो गया। नेक्स्ट क्या है विद्यार्थी? तो हम लोग अब लवण के तुल्यांकी भार की चर्चा करने वाले हैं। तो लवण के तुल्यांकी भार का तो एक एग्जांपल बहुत पहले ही दे दिए थे कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार, ठीक ना। आइए अब उस चीज को मैं यहाँ पे लिख करके और किसी दूसरे एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का टॉपिक तो है नामलता या सामान्यता, पढ़ना था हमें उसे ही, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मुझे इन चीज़ों की जानकारियाँ होनी चाहिए कि ये तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के हम लोग सीख सकते हैं सामान्यता या नामलता। यदि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ही मतलब भयानक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आसान छोटा छोटा सा टॉपिक है, सो क्लियर कर लेते हैं। इसलिए अच्छा सा वीडियो को लंबा जाने दीजिए लोग। देखिए हम लोग लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? तो उस लवण का मोलर द्रव्यमान बटा उस लवण में सक्रिय धातु की संख्या गुने उसकी संयोजकता। ठीक है ना बाबू? एक मैंने एग्जांपल दिया था Na2CO3 वाला। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस का तुल्यांकी भार बताएं। तो बताओ बाबू, Al2SO4 होल थ्राइस का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो पहले इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ रखना होगा ना। बोलिए Al2SO4 होल थ्राइस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 342 ग्राम। कितना? ना भरोसा है तो देख लीजिए। 2 इंटू एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? अरे बोलो लोग। अब प्लस 3 गुने सल्फर का 12 गुने ऑक्सीजन का लिखेंगे। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं एक ही बार में? सल्फर का 32 होता है, सोचो 64 32 96, तो सीधा मैं लिख दूं 3 गुने 96। अरे पहुंच गया। हाँ, अन्ना तो बबुआ में बनैया लोग नोबे क्लास नहीं, आराम आराम से। अब बताओ बाबू, इसमें सक्रिय धातु कै गो है? अरे धातु कौन बा हमें? एल्युमिनियम बा। एल्युमिनियम कैठ है? 2 है, तो यहाँ बोल देंगे 2 इंटू उस धातु की संख्या एल्युमिनियम संख्या कितना होता है? यस +3। वेल डन, +3 याद है ना। तो यहाँ पे होगा +3। अब बताओ विद्यार्थी, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 27 दूना प्लस, बोलिए जी, 288 बट्टा में 6। इसको जोड़िए 8 4 12,
बोलिए 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, 2 1 3। पहले ही बोल लिया 342। तुम लोग बातें ना सुनो। बताओ 6 से बैठ कर जाओ कबर में। 6 25 6 42 कितना हो गया? 57 ग्राम प्रति क्यू बैलेंस। कितना हो गया? कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए लवन का तुल्यांकी भार आप लोगों ने क्लियर कर दिया। अब हम सब बढ़ते हैं सामान्यता की ओर। देख लीजिए, देखिए बहुत ध्यान से क्या है ये देखिए। अब हम लोगों को एक छोटा सा टर्म और जान लेना चाहिए, ग्राम सम तुल्यांकों की संख्या निकालने वाला। तो जैसे नहीं होता है ग्राम आयनों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या। तो जैसे आप वहाँ पे मोलों की संख्या निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे आप ग्राम समतुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या? तब मोलों की संख्या के लिए क्या करते थे? दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो यदि वो फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा तुल्यांकी द्रव्यमान। वहाँ पे आप मोलों की संख्या निकालने के लिए कह रहे थे कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ बोलेंगे ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बराबर उस तत्व का क्या जी? दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका कौन सा द्रव्यमान बाबू? तुल्यांकी द्रव्यमान। हो गया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो याद है उसमें आप लोग पढ़े थे 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताएं, याद है ना? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सीधा ले लेता हूँ यहाँ कि 9 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस में ग्राम सम तुल्यांकों की संख्या बताएं। ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बताएं। तो बाबू आपको पता चल गया है कि ग्राम सम तुल्यांकों की संख्या बराबर कितना होगा? तो दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी द्रव्यमान। बोलो बाबू दिया हुआ द्रव्यमान कितना ग्राम है? और अभी अभी हम लोगों ने Al2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाला था कितना? बोलिए 57। 342 मोलर द्रव्यमान था और तुल्यांकी द्रव्यमान कितना निकाले थे? फॉर्मूला ये ना, दिया हुआ तुल्यांकी द्रव्यमान। अब बताओ 3 से काट देंगे, बोलो तो 3 से काटेंगे तो कितने बार में? 3 बार में। और यहाँ 3 बटे 1 बोलिए 19 हो जाएगा। तो ये 3 बट्टा 19 इतना आ गया क्या? इक्विवेलेंट या इतना तुल्यांक या इतना समतुल्यांक बोल सकते हैं। तो क्या आप लोग ग्राम समतुल्यांकों की संख्या निकाल देंगे? यदि वो निकालने आ गया तो आप समझिए कि नम्रता सीख गए। अब नम्रता में कोई नहीं रोक सकता हम लोग को। नम्रता क्लियर 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 एकदम परफेक्टली क्लियर। जल्दी से क्लियर कीजिए इसको। हाँ जल्दी 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 नोट कीजिए। हो गया? देखिए दादा इसको, जिस टॉपिक को आप लोग उस समय से लेकर के परेशान है कि नम्रता पढ़ना था, मर्दे काका चालू हो गया हम लोग का पढ़ाई। तब बाबू इसी सब का तो काम है। आइए ना डेफिनेशन, अब देखिए ना कितना आसान है नम्रता। और नम्रता आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए कितना आसान है। वे बबुआ मुरारी देखा है ना? देखा चलो। नम्रता जिसको हम लोग सामान्यता भी बोलते हैं,
इंग्लिश होता है नॉर्मलिटी। बाबू ये नॉर्मलिटी क्या होता है समझिए। जैसे आप लोग मूलरता पढ़े थे, मूलरता, तो मूलरता में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 लीटर बिलियन पढ़े थे ना, तो सेम बात बोलेंगे यहाँ भी, 1 लीटर बिलियन। देखिए लो ध्यान से, अंतर कितना का है। मूलरता में अंतिम में क्या है, मूलरता में वर्ड क्या दिख रहा है और लीटर में भी वर्ड। तो तब ध्यान से देखिए कि नर्मलता में भी र का सेंसर है, नर्मलता र होता ना, इसका मतलब कि उसमें क्या है, कंफर्म हो गया। अब बताइए मूललता में आगे क्या मिला था, मूल। तो हम बोल रहे थे क्या यहाँ पे कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के आ गया था, क्लियर था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बोलेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो नम्रता यानी कि सामान्यता हो गया, नम्रता के लिए लीटर तो क्लियर हो गया। और सामान्यता में क्या आ रहा है, तो बताइए जी, मोल आ रहा था तो मोलों की संख्या बोल रहे थे, ये 100 तो समतुल्यांकों की संख्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, समतुल्यांक हो गया। 1 लीटर बिलियन में घुले या उपस्थित बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, ग्राम समतुल्यांक बोले चाहे समतुल्यांक को खाली बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डेफिनेशन हो गया कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, या नहीं नॉर्मलता या सामान्यता कहलाती है। डेफिनेशन याद हुआ, क्या बोलेंगे, यस, 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता या सामान्यता कहलाता है। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जो होगा वो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे खूब आराम से, इक्विवेलेंट प्रति लीटर। लेकिन आइए फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। तो बताओ बाबू, नॉर्मलता या सामान्यता का जो मैंने डेफिनेशन बताया उससे क्या हुआ, पहला तो बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या या सिर्फ समतुल्यांकों की संख्या, बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा क्या बाबू, बटा बिलियन का आयतन किस चीज में बात, तो लीटर में हो गया। तो बाबू नॉर्मलता n बराबर क्या होगा, बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को बोल देता हूं मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन क्या लीटर, और ये हो गया क्या नम्रता। तो अब बताओ विद्यार्थी, नम्रता का यदि हम लोग मात्रक निकालना चाहें यहाँ से तो याद कीजिए बाबू कि बिले के मोलों की संख्या के लिए ऊपर मात्रक मोल लिखते थे, हम प्रति लीटर बोलते थे। तो यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम समतुल्यांकों का मात्रक क्या होगा, सिर्फ समतुल्यांक इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट यानी समतुल्यांक अब प्रति लीटर, इक्विवेलेंट प्रति लीटर। यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो ठीक, आप चाहते हैं कि नहीं सर ऐसे लिखे कि हम लोग पढ़ने में आसानी होगी, लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत है। या फिर हिंदी में लिख देते हैं हम समतुल्यांक प्रति लीटर। ओके, उम्मीद करो कि आपको नम्रता का डेफिनेशन भी याद हो गया। कुल मिला के जैसे मूलरता है वैसे ही ये भी है, बस मूलरता में बिले के मोलों की संख्या बोलते हैं और यहाँ बोल देते हैं बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या। तो अब तो पता चल गया कि ग्राम समतुल्यांकों की संख्या यहाँ यूज करना है। और ग्राम समतुल्यांकों की संख्या निकालना जस्ट अभी बताए थे कि जी दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना सबसे पहले सिखा है ना। तो कहीं ना कहीं से उसका काम पड़ने वाला था आगे चल करके, इसलिए मैंने पहले उसी को बता दिया फिर यहाँ लाया आपको। शो फटाक से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अब बताओ बाबू, यहाँ पे बिलियन में आयतन लिया गया है तो ये ताप से प्रभावित होगा कि नहीं, होगा। हाँ,
चलिए तो लिखे तो सामान्यता का परिभाषा लिखे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नम्रता या सामान्यता कहलाता है। उस विलयन की नम्रता या सामान्यता कहलाता है। ग्राम जीएम लिखना चाहिए। उस विलयन की नम्रता या सामान्यता कहलाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक समतुल्यांक प्रति लीटर होता है। समतुल्यांक प्रति लीटर होता है। एवं यह ताप से प्रभावित होता है। हो गया भाई, नोट कर लिए। अब फटाक दे आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, कि इसके बाद मैं इकोनॉमी का बता दूं इसके ऊपर। चलिए लिख लिए। हाँ, अब देखिए लो, हम लोग चाहें तो इसका भी व्यंजक निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे विद्यार्थी? फिर वही बोलेंगे, माना कि भी मिलीलीटर बिलियन में x ग्राम विलेय घुला है जिसका तुल्यांकित द्रव्यमान y ग्राम है या y ग्राम प्रति इक्विवेलेंट है, तो फिर वहीं से मूलता की तरफ फॉर्मूला आ जाएगा कि x इंटू 1000 बटा y इंटू भी इन मिलीलीटर कर देंगे वहाँ पे, और फार्मूला सेम का सेम हो जाएगा। बस x y का सेंस बदल जाएगा। x का तो सेंस वही रहेगा, सिर्फ y का सेंस बदलेगा। y का अर्थ ये हो जाएगा कि y जो होगा उस विलेय का क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार हो जाएगा। तुल्यांकी भार हो जाएगा। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो उसके मूलर द्रव्यमान को n से डिवाइड करके। और n क्या होता है बताया ना आपको कि n अलग अलग टर्म में अलग अलग वैल्यू देता है। हाँ, आइए, ये हम लोग का टर्म हो गया। अब बारी किसकी है भाई? देखिए ध्यान से, एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्या करते हैं हम लोग? ये बोल देते हैं 7 ग्राम H2SO4 450 ml बिलियन में घुला है। तो इस बिलियन की सामान्यता बताएं। ओके, तो विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन क्या होगा आप बताओ। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना? विलेय का द्रव्यमान है बाबू 7 ग्राम, और
बिलियन का आयतन कितना है? 450 आयतन 450 ml मिलीलीटर। देखो बिले का द्रव्यमान इतना है। बिले कौन है बाबू? सल्फ्यूरिक एसिड है ना जी, सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ तो बिले जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सोच के देखो, बिले H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो आपको पता है कि 98 ग्राम होता है, होगा ना। अब बताओ विद्यार्थी, तो इसका मैं पूछूं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताइए। तो बताओ बाबू, तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है कि उस H2SO4 का मोलर द्रव्यमान बटा उसकी क्षारकता। बताइए H2SO4 में विस्थापन जो कि प्लस आयन 2 तो क्षारकता कितनी होगी? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो लिख दूं मैं 49 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। आइए अब बताइए, चूंकि नॉर्मलता बराबर क्या होता है? तो पहला है बिले के मोलों की संख्या, बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, और बट्टा में क्या विद्यार्थी? बिलियन का आयतन। बिलियन का बताओ, बिलियन का आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। ओके, अब बताओ बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सीधा बात है, बिले का द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी भार। बिले का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? अब बताइए बाबू, बिले का तुल्यांकी भार कितना है? बटा बिलियन का आयतन। आयतन कितना है? बट ये है मिलीलीटर में। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 7/49 और ये चला जाएगा ऊपर 1000/400। तो ये 7/49 7 बार में, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से कट देंगे आगे, 5 से तो ऊपर 20, यहाँ 9 बचेगा। अरे बोलो ना, तब 20 और यहाँ 9 63। इतना हो गया। इतना हम लोग बोल देंगे जी इसकी नॉर्मलता है, यानी इतना इक्विवेलेंट प्रति ना हो जाए। तो वो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं गया है, बस अब जस्ट थोड़ी देर में अगला वीडियो बनाते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव के